तो आज का आपका टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। सबसे पहले हम देखेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर को किस तरह से सही कर सकते हैं। ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर को सही करने के लिए। साथ ही साथ कंजस्टिव हार्ट फेलियर की जो ड्रग्स है उनका देखेंगे क्लासिफिकेशन, उनका देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो लेक्चर काफी डिटेल्ड और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कंजस्टिव हार्ट फेलियर को समझेंगे कि ये होता क्या है, फिर देखेंगे ऐसी कौन सी ड्रग्स है जिससे कंजस्टिव हार्ट फेलियर सही होता है, उसका क्लासिफिकेशन एज वेल एज उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये लेक्चर आपको बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बी फार्मेसी में 2 जगह, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और बीएससी में और अदर मेडिकल फील्ड में दिया हुआ है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अगर मैं बात करूं कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, तो जो बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर है वहां पर फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 में आपको दे रखा है ड्रग्स यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में ही एक और सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, वहां पर यूनिट नंबर 3 में आपको दे रखा है ड्रग्स यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो आज तो हम क्या देखेंगे कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर को सही करेगी। पहले थोड़ा बहुत बीमारी का देखेंगे, पर अगर आपको बीमारी डिटेल में जाननी है तो ये लेक्चर आप देख सकते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। ये लेक्चर काफी डिटेल लेक्चर है, 44 मिनट का है, और इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये बीमारी होती क्यों है, इसमें होता क्या है। वैसे मैं ज्यादातर तो यही बता दूंगा, पर ये बहुत डिटेल्ड है, तो जिसको बहुत डिटेल में जानना है वो यहाँ से देखिए। बाकी तो आज के लेक्चर में मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहले हम समझेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर को सही करती है, उनका क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से है, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। अगर मैं बात करूं कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, तो आपको नाम से पता लग रहा, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो है काम करने में फेल हुआ है, हार्ट जो है यहाँ पर फेल हुआ है। अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो इस तरह से मैंने आपको हार्ट बना के दिखा दिया है। यहाँ पर होता है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आप सभी को पता है कि हार्ट में आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड आ रहा है ये है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट में आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके बाद वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है आपके लंग्स में, और लंग्स से होता हुआ लंग्स में ये क्या करने जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने। क्योंकि शुरू में ये कैसा था, डी ऑक्सीजनेटेड, अब ये कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने, और उसके बाद वो आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम फुलफिल होता है, फिर वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से वो जाता है पूरी बॉडी में। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जो आपका ब्लड है वो सबसे पहले आता है डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आने के बाद वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स में। लंग्स में क्यों जा रहा है, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो पाए, क्योंकि लंग्स में होती है एल्विलाई, एंड एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, आपके लंग्स में क्या होती है, एल्विलाई होती है, एंड एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो लंग्स में वो जाता है ऑक्सीजनेटेड होने, उसके बाद वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, एंड फाइनली वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे किडनी, लीवर, ब्रेन, कहीं भी हमारे हर सेल को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं कि अगर आपकी ब्रेन को या आपके ब्रेन की सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो वहां पर स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल था ये। ठीक है, और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया तो इस्केमिया, हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस, ये सब देखने को मिलेगा। इस्केमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना जरूरी है हमारी सेल को। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, अब हार्ट का काम कैसे रुक गया, हमने बोला ना हार्ट फेल हो गया, वो देखते हैं कि हार्ट फेल कैसे हुआ। वापस मैं बनाता हूं हार्ट। ये वही दिल है जो है तुम्हारा पर धड़कता किसी और के लिए है। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब आपके पास आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ रहा है, पर मान लीजिए यहाँ पर राइट एट्रियम में सही से फिलिंग नहीं हुई ब्लड की। ये राइट एट्रियम सही से फिल नहीं हो पा रहा, सही से भर नहीं पा रहा। आपका जो दिल है उसमें ब्लड सही से आ नहीं पा रहा, चैम्बर में सही से फिल नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन को आप बोलोगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसको हमने क्या बोला? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब ब्लड जो है यहाँ पर प्रॉपर फिल नहीं हो पा रहा, यहाँ पर प्रॉपर फिल नहीं हो पा रहा। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से बॉडी तक नहीं जा पा रहा, हमारे पूरे ऑर्गन तक नहीं जा पा रहा, अलग अलग ऑर्गन तक, अलग अलग सेल तक, अलग अलग टिश्यू तक नहीं जा पा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन की प्रॉब्लम आ गई। तो हार्ट में अगर कॉन्ट्रेक्शन की प्रॉब्लम आ गई तो कॉन्ट्रेक्शन की प्रॉब्लम आने से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता। और जब कॉन्ट्रेक्शन रुक जाता है, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो ये क्या हो गया? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो गया। तो एक तो हो गया आपका डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जहां पर जो है हार्ट में प्रॉपर ब्लड फिल नहीं हो पाता, और एक हो गया आपका सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जहां पर जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता तो है पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता हार्ट, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है कि वहां से प्रॉपर ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में नहीं जा पा रही, सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। तो ये दो तरह के हार्ट फेलियर होते हैं। एक तो होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जहां पर हार्ट के चैम्बर में फिल होने में प्रॉब्लम आती है, फिलिंग में प्रॉब्लम आती है। एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जहां पर हार्ट का चैम्बर फिल तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, पर वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो यहां से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये दो तरह के हार्ट फेलियर मैंने बताया, एक बताया मैंने सिस्टोलिक, एक बताया मैंने डायस्टोलिक। वो सब तो ठीक है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक में कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, और डायस्टोलिक में फीलिंग नहीं हो पा रही। अब मुझे ये बताओ कि चलो हार्ट फेलियर तो समझ में आ गया, किस तरह से हार्ट फेल हो रहा है, फीलिंग नहीं हो पा रही, कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा, ये कंजस्टिव वर्ड ही क्यों यूज लिया है? तो कंजस्टिव वर्ड इसलिए यूज लिया है, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है और इस हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था और ऑक्सीजनेटेड यहां से जा रहा था, पर किसी कंडीशन में या तो यहाँ पे फीलिंग नहीं हो रही तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, और यहां से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो अगर किसी कंडीशन में या तो डायस्टोलिक हो गया या सिस्टोलिक हो गया, या दोनों ही कंडीशन एक साथ देखने को मिल रही है, दोनों देखने को मिलेगी तो क्या बोलेंगे? बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। तो ये दोनों ही कंडीशन देखने को मिल रही है, जहां पर ब्लड आ नहीं पा रहा, यहां से जा नहीं पा रहा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि लंग्स जो है उसमें ब्लड चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहां से लंग्स में जाएगा ब्लड, और अगर यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा तो ये वाला ब्लड वापस पीछे, और ये वाला ब्लड वापस पीछे, कहां पर? लंग्स में। तो लंग्स में ब्लड आ जाता है, और इस कंडीशन में हमारी लंग्स में जो एल्विलाई होती है, इन एल्विलाई में यहाँ पर फ्लूइड का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से कंजेशन होता है। क्या होता है? कंजेशन, घुटन होती है, कंजेशन वगैरह होता है। तो इसी कंजेशन की वजह से हमने बोला है इसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये सी का मतलब होता है कंजस्टिव, और कंजस्टिव नाम क्यों किया? क्योंकि आपकी जो लंग्स है, लंग्स में ब्लड जो है वापस चला गया, जिसकी वजह से एल्विलाई में फ्लूइड डिपोजिशन हो गया, और उसकी वजह से वहां पर कंजेशन हो गया। ब्लड जो है लंग्स में वापस चला गया, रिटर्न चला गया, आप देख सकते हैं यहां से रिटर्न चला गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एल्विलाई में फ्लूइड का डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से कंजेशन हुआ, और कंजेशन की वजह से हमने नाम रखा है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड अगर दोनों साथ में हो जाते हैं बायवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, और इसी को बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोला जाता है। दो तरह का हार्ट फेलियर होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब देखते हैं कि ये होता क्यों है। तो देखो, इसका एक कारण मैं बताता हूँ, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक हाइपरटेंशन है, अगर आपका बीपी बहुत लंबे टाइम से बढ़ा हुआ है, अगर आपका बीपी बहुत लंबे टाइम से बढ़ा हुआ है, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से हाइपरटेंशन है, आपकी ब्लड वेसल जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, और यहाँ से ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेजी से निकल रहा है, और ये बेचारा हार्ट परेशान हो गया। ये परेशान क्यों हो गया? ये बोलता है कि यार तुम्हारा प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सालों से ऐसा ही चल रहा है, अब तुम्हारा प्रेशर तो बढ़ रहा है पर मेरा काम तो वैसा का वैसा ही है ना। चलो, तुमने शुरू में बहुत ज्यादा ब्लड दे दिया तो मैंने थोड़ा बहुत काम कर दिया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड करवा के बॉडी में सप्लाई कर दिया, पर अब तुम तो रोज के ही तेज तेज प्रेशर से ब्लड दे रहे हो। हार्ट बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा काम है नॉर्मल काम करना, मेरा काम है डबल सर्कुलेशन करवाना, मेरा काम है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करना, मैं उसी स्पीड से करूंगा। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो मैं आपके अकॉर्डिंग थोड़े ना चलूंगा। हार्ट जो है ब्लड वेसल से बात कर रहा है कि मैं आपके अकॉर्डिंग थोड़े ना चलूंगा। चलो, मान लिया थोड़े दिन तक था तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब तो ये डेली का हो गया।
और इतना ज्यादा हाइपरटेंशन है, मेरे से तो नहीं हो रहा ये काम। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट जो है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना हार्ट में, ये अपनी साइज बढ़ा लेता है कि मोर यहाँ पर ब्लड जो है आ सके, ज्यादा ब्लड आ सकेगा तो ज्यादा ये कॉन्ट्रेक्शन कर पाएगा। तो हार्ट क्या करेगा, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज बढ़ा लेगा। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये जो पहले ऐसा था, अब वो बढ़कर इस तरह से इसने साइज बढ़ा ली, इतना ज्यादा साइज बढ़ा ली इसने। और साइज बनाने को हम कहते हैं, साइज जब भी बढ़ती है उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी कर ली लेफ्ट वेंट्रिकल ने। क्यों कर ली, क्योंकि इधर हाइपरटेंशन कब से था, तो ब्लड ज्यादा आ रहा था, तो फिर उस कंडीशन में हाइपरट्रॉफी कर ली इसने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने हाइपरट्रॉफी तो कर ली, पर हाइपरट्रॉफी करने के बाद इसको ऑक्सीजन सप्लाई भी चाहिए, इसको ब्लड सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, पर इसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, जो हार्ट को सर्कुलेशन करता है, वो तो उतना ही सर्कुलेशन करेगा, पर हार्ट ने क्या करा, अपनी जगह बढ़ा ली। ठीक है, हार्ट ने क्या करा, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ा लिया। अब साइज बढ़ा लिया तो ये जो सेल है यहाँ की, इनको ऑक्सीजन भी चाहिए, ब्लड सप्लाई भी चाहिए, पर कोरोनरी सर्कुलेशन तो नॉर्मल काम कर रहा, तो इनको सही से मिल नहीं पाएगा। और इनको सही से मिल नहीं पाएगा तो ये जो पार्ट है, जो कि हाइट बड़ी थी, यहाँ से जो साइज बड़ी थी, ये धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाएगी, मर जाएगी। ग्रीन कलर से मैंने बताया कि डेड हो गई है। और ये डेड हो गई मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम बंद हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम बंद हो गया मतलब अब सप्लाई बंद हो गई। तो अभी आपने देखा कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर जब बहुत ही ज्यादा है तो उस कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपनी साइज बढ़ा ली थी, पर वहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, लिमिटेड ब्लड सप्लाई है, जिसकी वजह से वो सारी सेल डेड हो गई। लेफ्ट वेंट्रिकल ने काम करना बंद कर दिया। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ने काम करना बंद कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कौन सा काम बंद कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने बंद करा है कॉन्ट्रेक्शन का काम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा, और अगर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में जा नहीं पाएगा। और अगर बॉडी में, ऑर्गन में, टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा तो नेक्रोसिस हो सकता है, हाइपोक्सिया होगा, इस्केमिया होगा, ब्रेन में नहीं गया तो स्ट्रोक होगा, कई तरह की बीमारी आपको देखने को मिलेगी। तो अब करे क्या, करना इतना सा है कि आपको पता है ये हो क्यों रहा है, हाइपरटेंशन की वजह से। तो इस हाइपरटेंशन को रोक दो। ये जो बीपी बढ़ रहा है ना, ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये जो बीपी बढ़ रहा है, बीपी क्यों बढ़ता है, जब आपकी ये ब्लड वेसल नैरो हो जाती है, या फिर आप बोल लो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, या फिर आप बोल लो नैरो हो जाती है, एक ही बात है, तो उसको आप बोलते हो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जो आपकी वेसल है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ये वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। या फिर एक और कंडीशन है कि इस ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम ज्यादा आ रहा है। कैल्शियम ज्यादा आने से क्या होगा, कैल्शियम जितना आएगा उतना ही कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो कैल्शियम के आने की वजह से भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। और आपको पता है कि अगर वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वेसल कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दो कंडीशन तो मैंने आपको बता दी। एक तो कैल्शियम के लेवल की वजह से, कैल्शियम का लेवल अगर अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में बढ़ेगा हमारी वेसल में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। या फिर ये जो वेसल एक कॉन्स्ट्रक्ट हो गई तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक तो इस कैल्शियम के चैनल को बंद करना पड़ेगा, एक ये जो वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है इसको डायलेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको पढ़ाया था डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होते हैं, डायूरेटिक वो होते हैं जो यूरिन का आउटपुट बढ़ा दे, यूरिन का आउटपुट बढ़ा दे, मतलब बार बार टॉयलेट आएगा आपको। तो ये भी बढ़िया है ना, ये भी हमारे लिए काम का है। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है मतलब आपका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए बार बार यूरिन करवा दो। तो आप डायूरेटिक्स भी दे सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, आपको एक मैकेनिज्म पता होगा, RAS मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इसको भी रोक दो, इस मैकेनिज्म को रोक दो तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको एक तो वेसल को डायलेट कराना है, एक कैल्शियम चैनल को रोकना है, डायूरेटिक दे देना है, RAS मैकेनिज्म को रोकना है। और जब RAS मैकेनिज्म रुक जाएगा तो बीपी जो है नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ RAS मैकेनिज्म को रोकने के बाद यहां पर आपका एल्डोस्टेरोन भी रुक जाएगा। और ये एल्डोस्टेरोन रुकने से क्या होगा कि सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएंगे। और सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड में अगर सोडियम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। तो इस रीअब्जॉर्प्शन को भी रोकना है। तो देखो कितने सारे काम है, ये सारे आपने पढ़े होंगे। डायूरेटिक्स का लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हाइपरटेंशन का लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे लेक्चर देख लो, काम ही हो गया। तो इस तरह से होगा ये सब। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी को। डायूरेटिक्स भी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है।
पर जिसके लिए ये सबसे पहला लेक्चर है तो उसको तो मेरे को सब बताना पड़ेगा ना, तो उसको मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। डायूरेटिक के बारे में भी आइडिया दे दूंगा, सबके बारे में आइडिया दे दूंगा, ध्यान से सुनते जाओ। और चलो कंजस्टिव हार्ट फेलियर को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, अगर किसी को कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखना है तो ये लेक्चर देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स की। सबसे पहले आपको दे रखा है ACE एंजाइम इनिबिटर, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तीसरा आपको दे रखा है बीटा ब्लॉकर। चौथा आपको दे रखा है डायूरेटिक्स। ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम। फिफ्थ आपको दे रखा है वेसोडाइलेटर। सिक्स्थ आपको दे रखा है आइनोट्रोपिक एजेंट। और सेवंथ आपको दे रखा है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। डायूरेटिक्स भी हम पढ़ चुके हैं, एंटी हाइपरटेंसिव भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक एक एग्जांपल से समझा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायूरेटिक्स का एग्जांपल देता हूं पहले। देखो हमें क्या करना है, बॉडी में फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करना है। हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है और फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने के चक्कर में ही हमारा कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इस फ्लूइड वॉल्यूम को कम करना है, मतलब हमें क्या देना पड़ेगा, डायूरेटिक देना पड़ेगा। डायूरेटिक क्या करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को कम कर देते हैं, यूरिन को बढ़ा देते हैं। तो ये जितना भी फ्लूइड वॉल्यूम होता है ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। तो डायूरेटिक आप देख सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन रोक रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ना हो, क्योंकि पहले से ही हमारी बॉडी में ज्यादा है ना, हमारी बॉडी में पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, पहले से ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है, पहले से ही ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो इनको क्यों रीअब्जॉर्ब करना, इनको तो निकालो। तो इनको निकालने के लिए डायूरेटिक देना पड़ेगा, जैसे कि फ्यूरोसिमाइड। ये फ्यूरोसिमाइड क्या करेगा, ये सोडियम को, पोटेशियम को, क्लोराइड को, इनके जो को ट्रांसपोर्टर है इनको बंद कर देगा। जब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड अंदर ही नहीं आएंगे, और अंदर नहीं आएंगे तो ब्लड में रीअब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। तो इस चैनल को ही बंद कर दो, इस चैनल से सोडियम पोटेशियम क्लोराइड अंदर आ रहे हैं तो इसको बंद कर दो। जब ये बंद हो जाएगा तो ना सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ना पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ना क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये है लूप डायूरेटिक, जिसका एग्जांपल है फ्यूरोसिमाइड। तो जब ये रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएंगे, ना मैग्नीशियम कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगा, ना क्लोराइड, ना पोटेशियम, ना सोडियम, ठीक है। तो जब ये रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएंगे तो आपका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, और जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो इनके रीअब्जॉर्प्शन को रोकना पड़ेगा, और रीअब्जॉर्प्शन को रोकोगे डायूरेटिक्स देके। एक तो क्लियर हो गया आपको डायूरेटिक्स वाला। ये देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर डायूरेटिक्स में आपको दे रखा है फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको मैं सेकंड वाला बताता हूं जिसका नाम है RAS मैकेनिज्म। तो देखो RAS मैकेनिज्म में आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किडनी जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन। ये रेनिन लीवर में जाता है, और ये रेनिन फिर जाता है लंग्स में। ध्यान से सुनना, किडनी जो है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन। ये रेनिन जाता है लीवर में, फिर ये जाता है लंग्स में, और लंग्स में होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है ACE एंजाइम। और जब ये रेनिन हार्मोन इस ACE एंजाइम की प्रेजेंस में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो ध्यान से सुनते जाओ, किडनी ने एक हार्मोन निकाला जिसका नाम है रेनिन, वो रेनिन जाता है लीवर में, लीवर से वो जाता है लंग्स में, लंग्स में होता है एक एंजाइम ACE एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एक तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा इस तरह से, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ये नालायक, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एल्डोस्टेरोन को भी एक्टिवेट करता है, और ये एल्डोस्टेरोन पता है क्या करता है, सोडियम को, पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड में, और ये भी BP बढ़ाता है। अरे भैया पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिक्कत आ रही है, तो इस मैकेनिज्म को चलने देना है क्या, रोकना पड़ेगा ना। तो इस एंजाइम को रोक दो, ये एंजाइम नहीं रहेगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो वैसो कॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा, और एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट नहीं होगा, और BP कम कम। तो सिर्फ एक एंजाइम को रोकने से, ठीक है। ये सब पहले पढ़ रखे हमने कि ACE एंजाइम को रोकेंगे तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, और एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट नहीं होगा, और एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट नहीं होगा तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो ये सारा सेम मैकेनिज्म है जो आपको फॉलो करना है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि हमें इस एंजाइम को रोकना है, ठीक है। अब और क्या क्या रोक सकते हैं हम, ये देखो एल्डोस्टेरोन है, मान लो गलती से एल्डोस्टेरोन बन गया, तो एल्डोस्टेरोन बनने के बाद कहाँ जुड़ेगा, रिसेप्टर पे जुड़ेगा। मान लीजिए ये रिसेप्टर है, इस पे आके जुड़ने वाला है, ये हमारा एल्डोस्टेरोन है, ये यहाँ पर आके जुड़ने वाला है। पर हम क्या करेंगे, हम भी समझदार, हम एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट दे देंगे। और एंटागोनिस्ट क्या करता है, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पे जाएगा, इस रिसेप्टर को कर देगा ब्लॉक। अब बेचारा नॉर्मल एल्डोस्टेरोन जुड़ ही नहीं पाएगा, और जब ये एल्डोस्टेरोन जुड़ ही नहीं पाएगा यहाँ पर,
तो एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं कर पाएगा, सोडियम वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और बीपी नहीं बढ़ा पाएगा। तो ध्यान रखना, एल्डोस्टेरोन को अपने रिसेप्टर से जुड़ने से रोकने के लिए एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट दैट्स व्हाई एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर को, नॉर्मल एल्डोस्टेरोन को जुड़ने नहीं देता, सोडियम वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देता, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। कई तरह की चीजें देख ली हमने, देखो एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट देख लिया, ठीक है, हमने डायूरेटिक्स देख लिए, ठीक है, हमने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देख लिए, एंजियोटेंसिन को ही मत बनने दो, है ना, और एसी इनहिबिटर देख लिया, ये एंजाइम अभी हमने देखा। अब बीटा ब्लॉकर देखो, बीटा ब्लॉकर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, देखो क्या करते हैं। देखो जब आप बीटा ब्लॉकर यूज करोगे, जैसे मेटाप्रोलोल, प्रोपेनलोल, नाम से ही पता लग रहा है बीटा 2 ब्लॉकर, मतलब ये जो बीटा 2 के रिसेप्टर है ना, दिस वन, ये ब्लॉक हो जाते हैं। और जब बीटा 2 के रिसेप्टर ब्लॉक होंगे ना, तो आपका कार्डियक आउटपुट कम होता है, ठीक है, मतलब हार्ट को काम करने की कम जरूरत होगी, हार्ट वैसे ही परेशान हो गया काम काम करके हाइपरटेंशन की कंडीशन में। और रेनिन कम रिलीज होगा, रेनिन नहीं रिलीज होगा तो देखो अभी मैंने आपको बताया ना, रेनिन रिलीज नहीं होगा तो ये पूरी साइकिल रुक जाएगी, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, तो रेनिन के रिलीज को रोकेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देगा, और एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना तो एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा। मैंने आपको बोला ना कि एंजियोटेंसिन 2 जब बनता है तब यही स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को, ठीक है। तो देखो आपकी एक रिसेप्टर के ब्लॉक होने से कार्डियक का आउटपुट कम हो जाता है, रेनिन का रिलीज बंद हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 का काम बंद हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है रिलीज, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो पाता, तो सारा काम हमारे फेवर में ही है, क्योंकि ये सारी चीजें, अगर रेनिन रिलीज होता तो भी हाइपरटेंशन करता, एंजियोटेंसिन 2 बनता तो भी हाइपरटेंशन करता, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता तो भी हाइपरटेंशन करता, तो इन तीनों को ही रोक दिया सिर्फ एक रिसेप्टर को ब्लॉक करके, जिसका नाम है बीटा 2 ब्लॉकर्स, ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब देखो यहां पर आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं, एक दे रखा है नॉर्मल ब्लड वेसल, एक दे रखा है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एक दे रखा है वेसो डायलेशन। देखो नॉर्मल ब्लड वेसल में तो क्या होगा, नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, वेसल यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, छोटी जगह हो गई, तो तेज तेज ब्लड प्रेशर होगा यहाँ पे, है ना, ब्लड प्रेशर काफी तेज होगा। और यहाँ पर हो गया वेसो डायलेशन, तो यहाँ पर जगह बढ़ गई है, तो आराम आराम से ब्लड निकलेगा, आराम आराम से। ये वही बात हो गई कि एक पाइप है आपके पास, अगर आप उसके आगे से पाइप को दबा देते हो तो प्रेशर बड़ी तेजी से निकलता है। तो यहाँ पर आपने क्या करा था कि ये देखो, आप यहाँ पे आपने जगह छोटी कर दी, मतलब आपने वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, और जैसे वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया यहाँ से प्रेशर तेज होगा, पर जब आपने जगह बड़ी कर दी, वेसल को डायलेट कर दिया, तो यहाँ से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, और जब वेसल डायलेट हो चुका है, वेसो डायलेशन हो चुका है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो हमें कम ही करना है, हमें हाइपरटेंशन को रोकना ही है। तो यहां पर हमें वेसो डायलेटर्स का यूज करना पड़ेगा, नाम से पता लग रहा वेसो डायलेटर, मतलब ये क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट करेंगे। तो जैसे सोडियम नाइट्रोपरसाइड जो है, सोडियम नाइट्रोपरसाइड ब्रेक होता है हमारे सर्कुलेशन में और रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। आई रिपीट, सोडियम नाइट्रोपरसाइड ये क्या होता है, एक वेसोडाइलेटर है जो कि हमारे सर्कुलेशन में जाकर रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सोडियम नाइट्रोपरसाइड जो है हमारे सर्कुलेशन में जाके ब्रेक होकर नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट कर देती है ग्वानानिल साइक्लेस को, और ग्वानानिल साइक्लेस जैसे ही एक्टिवेट हुआ वो जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही सीजीएमपी बना वहीं पे वेसोडाइलेशन हुआ, और जैसे ही वेसोडाइलेशन हुआ ब्लड प्रेशर कम हुआ। तो ध्यान रखना, ये जो आपका सोडियम नाइट्रोपरसाइड है ये ब्रेक डाउन होता है सर्कुलेशन में जाके, रिलीज कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट कर देता है ग्वानानिल साइक्लेस को, ग्वानानिल साइक्लेस जैसे एक्टिवेट होता है जीटीपी जो है सीजीएमपी में कन्वर्ट होता है, सीजीएमपी बनते ही वेसोडाइलेशन होता है और ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। ये सारा वैसे तो हमने हाइपरटेंशन में, डायूरेटिक्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है, पर फिर भी जिसके लिए फर्स्ट लेक्चर था मेरे को बताना जरूरी था। तो ये हो गया हमारा, ये वेसोडाइलेटर हो गया हमारा, ठीक है, एस इनहिबिटर हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, सब कुछ हो गया। बस यहाँ पर एक चीज रह गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर वो पूछी ही जाती है, पूरा लेक्चर ही इसी पे बेस्ड है, ये मानो डिजॉक्सिन वाला आयनोट्रोपिक एजेंट। क्योंकि जब आप आपका सिलेबस देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, ये देखिए आप, जब आप यहाँ पे देखोगे ड्रग्स यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो आपको मिलेगा डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। तो ये जो ड्रग्स हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीधी सीधी भी पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये ड्रग्स किस तरह से काम करेंगे। देखो जो आपके डिजॉक्सिन होते हैं, डिजिटॉक्सिन होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपका डिजॉक्सिन है, ये जो आपका डिजिटॉक्सिन है, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट होते हैं जो कि हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं।
आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, तो अगर फीलिंग सही से नहीं हो रही तो वो तो हो गया डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और अगर यहाँ से कॉन्ट्रेक्शन सही से नहीं हो रही तभी तो ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही, तो कॉन्ट्रेक्शन सही से नहीं हो रही मतलब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है मतलब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो गया, तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, तो हार्ट की सेल के अंदर कैल्शियम को ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो एजेंट होते हैं ना, ये हार्ट की सेल के अंदर कैल्शियम को ज्यादा करते हैं, और कैल्शियम ज्यादा होने से क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। तो आइनोट्रोपिक एजेंट, और वी कैन से पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट, इंक्रीज कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। और जितना ज्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा वहां से आउटपुट निकलेगा। जितना ज्यादा ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उतना ज्यादा ये ब्लड को निकालेगी, तो आउटपुट निकलेगा। हमें क्या करना है, हमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तब जाके जो है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा और ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो देखो जो हमारी ड्रग है, जैसे डिजॉक्सिन हो गया, जैसे हमारा डिजिटॉक्सिन हो गया, ये किस तरह से काम करती है, आइए देखते हैं हार्ट की सेल को। ये हार्ट की सेल मैंने जूम करके यहाँ पर दिखा रखी है। देखो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले वो समझते हैं कि जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको दे रखे हैं दो चैनल, एक दे रखा है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर, एक दे रखा है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। जब सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर चलेगा, फिलहाल इसको हटा देते हैं, फिलहाल सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर पे ध्यान देते हैं। तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर चलने से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां से पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका सोडियम है वो बाहर की तरफ जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर जब चलेगा तो पोटेशियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मूव करेगा, और सोडियम जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मूव करेगा। क्लियर हुआ। वैसे ही यहाँ पर दूसरा चैनल दे रखा है जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब ये क्या करता है, ये सोडियम को बाहर से अंदर भेजता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजता है। और ये जो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कैल्शियम को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजता है। ये आपके सामने एज इट इज लिखे हुए हैं, दो चैनल हैं और दोनों को मैंने बता रखे हैं एक्सचेंजर है, एक सोडियम पोटेशियम है और एक सोडियम कैल्शियम है। पर दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब ये सेल के अंदर का पार्ट है इंट्रा और ये सेल के बाहर का पार्ट है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम बाहर जा रहा है, और हमें कैल्शियम को तो रोकना है ना, कैल्शियम को तो सेल के अंदर ही रोकना है क्योंकि कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन। तो इसको रोकने के लिए अब क्या करें, ड्रग देंगे। कौन सी, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन। अब वो देखो किस तरह से काम करेगी। जो आपने ड्रग दी है डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन, अब देखो वो किस तरह से काम करेगी। वो जाकर इस सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर को बंद कर देगी। अब आप बोलोगे सर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर के बंद होने से क्या होगा, तो देखो जैसे ही सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर बंद होगा, पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा और सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा। सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये एक्सचेंजर बंद हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि सोडियम यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो सोडियम जो है अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि जो आपने ड्रग्स दी है, जैसे डिजॉक्सिन दी है, डिजिटॉक्सिन दी है, इस डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन ने आपके सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर को बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये जो आपका सोडियम था ये बाहर जा रहा था पर अब बाहर नहीं जा पा रहा और अंदर अंदर सोडियम बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो ड्रग आपने दी है उससे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर बंद हो गया और ये सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा, और सोडियम बाहर नहीं जा रहा तो अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रग, यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव, मतलब इस चैनल को बंद कर दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गया। ठीक है, अब देखो ये जो चैनल है ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वाला, ये भी क्या कर रहा है कि ये सोडियम को अंदर बढ़ा रहा है। अरे भाई पहले से ही सोडियम इतना सारा अंदर आ चुका है, जब हमने ड्रग दी है ये बंद हो चुका है, सोडियम बाहर जाना बंद हो चुका है, अंदर ही अंदर सोडियम इतना सारा हो चुका है, तो फिर क्या हम यहाँ पर सोडियम को और अंदर आने देंगे, क्या नहीं आने देंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई ऐसे मत करो यार, क्या कर रहे हो, है थोड़ा बहुत देख लो प्यार से। तो ये चैनल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है जस्ट रिवर्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, अभी तक क्या हो रहा था कि सोडियम जो है अंदर आ रहा था सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से ही, इस चैनल की बात कर रहा हूं मैं, सोडियम जो है अंदर आ रहा था, कैल्शियम जो है बाहर जा रहा था, कैल्शियम जो है बाहर जा रहा था। पर जैसे ही ये वाला चैनल बंद हुआ, यहाँ पे अंदर सोडियम बढ़ने लगा, तो ये सोडियम को अंदर आने से हमने रोक दिया, तो इसने क्या करा, रिवर्स काम कर लिया। मतलब अब क्या होगा कि सोडियम तो बाहर जाना शुरू हो जाएगा और कैल्शियम जो है अंदर आना शुरू हो जाएगा, इसका काम जो है रिवर्स हो जाएगा, और इसी तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट।
क्योंकि कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया और सोडियम जो है उल्टा हो गया, बाहर जाना शुरू हो गया और कैल्शियम हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गया और कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन। तो ये हो गया हमारे हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन। तो ये पूरी थ्योरी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि सबसे पहले जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर होते हैं वहां पर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सचेंजर सोडियम जो है मूव करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आप देख सकते हैं सोडियम जो है जनरली मूव कर रहा था इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये देखो मैंने लिखा हुआ है। और पोटेशियम जो है मूव कर रहा था एक्स्ट्रा से इंट्रा। आप देख सकते हैं पोटेशियम जो है मूव कर रहा था एक्स्ट्रा से इंट्रा, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर से। वैसे ही मैंने सोडियम कैल्शियम के लिए भी लिखा हुआ है। एंड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन विच मूव सोडियम फ्रॉम ECF टू ICF। सोडियम देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में आ रहा है एंड कैल्शियम इंट्रा से एक्स्ट्रा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कैल्शियम जो है मूव हो रहा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसके बाद क्या होगा कि हमने देखा कि यहाँ पर कैल्शियम की लेवल डिक्रीज होती जा रही है। आपने देखा ना कि सेल के अंदर इस हिसाब से कैल्शियम जो है डिक्रीज होता जा रहा है, सारा कैल्शियम जो है बाहर जा रहा था। जनरली हमने ये देखा कि कैल्शियम जो है बाहर जा रहा है इंटरसेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन कम हो रही है। तो हमने दिया कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, उन्होंने सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर को इनिबिट किया और जैसे ही ये एक्सचेंजर इनिबिट हुआ ये जो चैनल है ये रिवर्स काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोडियम अंदर एक्यूमुलेट होने लग गया था तो ये चैनल रिवर्स काम करना शुरू कर दिया। अब ये कैल्शियम अंदर आने लग गया और कैल्शियम अंदर आने की वजह से देखो मैंने लिखा है कैल्शियम लेवल इंक्रीज इन इंटरसेलुलर फ्लूइड, कार्डियक मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया, वर्क रिवर्स। ठीक है, इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये है आपके आइनोट्रोपिक एजेंट और आप बोल सकते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन व्हिच इंक्रीज द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन द सेल, हार्ट सेल। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया, वेसोडाइलेशन देख लिया, डायूरेटिक्स देख लिया, आइनोट्रोपिक एजेंट्स का देख लिया, बीटा ब्लॉकर्स का देख लिया, उससे पहले RAS देख लिया, डायूरेटिक्स हो गया। ये सारे ड्रग्स की क्लासिफिकेशन और सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट हो गए और कंजस्टिव हार्ट फेलियर को भी हमने डिटेल में देख लिया। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे और डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे सारी अपडेट आती है, इंस्टाग्राम पे मीम आते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए। सब्सक्राइबिंग शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।